अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के फ़िज़िक्स 1 के प्रोग्राम में मैं आपका रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले के लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी एक बॉडी की मूवमेंट की ऐसी खसूसियत है जो कि एक वेलोसिटी से रिलेटेड है, यानी कि उसकी मूवमेंट से रिलेटेड है। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है किसी बॉडी की पोजीशन से। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी डिस्कस करेंगे, यानी कि किसी बॉडी के अंदर अगर वो मूव कर रही है तो किस किस तरीके की काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। उनमें से एक होती है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि अगर कोई बॉडी सिर्फ मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में दो टर्म्स आती हैं। एक आपके पास ट्रांसलेशनल होगी जो कि एक सीधी डायरेक्शन में मूव करवाती है, इसी तरीके से एक रोटेशनल होगी जो किसी तरीके से बॉडी को रोटेट करवाएगी। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले एक हम एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक बॉडी जो सिंपल मूवमेंट कर रही है उसके अंदर एक ही टाइम पे काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट्स कैसे हैं। तो आइए उसके लिए फिगर देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बैटन टॉस किया गया है, इस तरीके से टॉस किया गया है कि इसकी ये एक ट्रेजेक्ट्री बनी है, काइंड ऑफ पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री। अब अगर इसको आप गौर से देखें तो इसके अंदर दो तरह की मूवमेंट्स छुपी हुई हैं। एक मूवमेंट है इस बैटन की, अगर आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक मूव करते हुए कि इसकी टिप पहले यहाँ पे थी और ये अपने एक्सिस के गिर्द, यानी कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसके गिर्द ये बैटन इसका एक एंड मूव कर रहा है, यानी कि अपने एक्सिस के गिर्द इसकी एक रोटेशन है जिसको यहाँ पे ये बताया गया है कि सेंटर ऑफ मास के गिर्द इसकी एक रोटेशन है। इसी तरीके से आप ये भी देख रहे हैं कि ये बैटन एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक गया है। इट मीन्स कि इसके अंदर एक ट्रांसलेशन भी है और ये ट्रांसलेशन इसके सेंटर ऑफ मास की है। यानी कि एक बैटन जो आपके पास टॉस किया गया है इसके अंदर इसकी रोटेशन है अबाउट सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसकी अपनी रोटेशन है, प्लस इसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन है इसके सेंटर ऑफ मास की, यानी कि ये पूरे का मूव यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। इट मीन्स कि ये इसकी ट्रांसलेशनल मोशन है इसके सेंटर ऑफ मास की, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, जिसको यहाँ पे इस तरीके से शो किया गया है। यानी कि सिंपल मोशन के अंदर दो तरह की मोशंस हैं, एक रोटेशन है और दूसरी ट्रांसलेशनल मोशन है। सो अभी आपने देखा कि किस तरीके से एक सिंपल मूवमेंट के अंदर काइनेटिक एनर्जी की दो टर्म्स छुपी हुई हैं। एक उसके सेंटर ऑफ मास की ट्रांसलेशनल मोशन और एक उसकी अपनी रोटेशन अपने सेंटर ऑफ मास के गिर्द। अब हम एक रिजिड बॉडी को देखते हैं कि अगर एक रिजिड बॉडी मूव कर रही है और रोटेट भी कर रही है तो किस तरीके से आप टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी कि एनर्जी रिलेशन उसका लिख सकते हैं। तो आइए उसके लिए एक फिगर देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक रिजिड बॉडी है जिसकी कोई आर्बिट्रेरी शेप है। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये छोटे छोटे मैसेज से मिलकर बनी हुई है, जिसमें से एक मैस M1 है, एक मैस M2 है, एक मैस M3 है, अप टू सो ऑन। ये काफ़ी सारे छोटे छोटे मैसेज से मिलके बनी हुई एक बॉडी है और ये पूरी रिजिड बॉडी एक एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही है, जिसको यहाँ पे इस सर्कल के साथ शो किया गया है और उसके रोटेट होने की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ओमेगा बताई गई है। यानी कि आपके पास एक सिंपल रिजिड बॉडी है और वो रिजिड बॉडी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द रोटेट कर रही है और वो डिफरेंट छोटे छोटे मैसेज से मिलकर बनी हुई है। अब आप एक कोई पॉइंट अज्यूम कर लीजिए जो कि इसका सेंटर ऑफ मास है, तो उसकी वेलोसिटी क्या आपके पास कहलाएगी? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहलाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशन है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी टोटल की बात करें तो हमने देखा है कि एक टर्म उसके अंदर आएगी आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास और दूसरी टर्म आएगी रोटेशन अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, यानी कि उस मास की रोटेशन इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट और उसकी ट्रांसलेशनल मोशन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू हाफ mvcm स्क्वेयर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वेयर। इस रिलेशन में जो सबसे पहली टर्म है ये है ट्रांसलेशनल
मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और इस रिलेशन में जो दूसरी टर्म है ये कहलाती है रोटेशनल मोशन अराउंड सेंटर ऑफ मास, कि सेंटर ऑफ मास के गिर्द इसकी रोटेशनल मोशन। तो इस तरीके से ये काइनेटिक एनर्जी का एक कंप्लीट रिलेशन है। अब ये रिलेशन आता कैसे है और ये टर्म्स इस तरीके से कैसे आती हैं, तो उसके लिए हम इस रिलेशन को प्रूव करेंगे यहाँ पे एक इसी एग्जांपल को लेते हुए कि ये फॉर एग्जांपल एक रिजिड बॉडी है, ये डिफरेंट मैसेज से मिलकर बनी हुई है, M1, M2, M3। इन जनरल मैं कह देता हूँ कि इसका एक मैस है Mi। I जो है ये फ्री इंडेक्स है जिसको आप वैल्यूज़ दे सकते हैं, I इज़ इक्वल टू 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, जितने भी इसके अंदर मैसेज के एलिमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले आप इस पूरी रिजिड बॉडी के अंदर से एक छोटा सा मैस का एक एलिमेंट छोटा सा कंसीडर कर लीजिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको Mi कहा गया है, ये एक मैस है। अब चूंकि ये बॉडी एक एक्सिस के गिर्द रोटेट हो रही है तो इट मीन्स कि ये मैस भी इसी तरीके से रोटेट कर रहा है इस बॉडी के अंदर। अब हमें पता है कि अगर कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो इस डायरेक्शन में तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी टेंजेंट होगी उस सर्कल के, ये वेलोसिटी होगी। इसी तरीके से अगर ये मैस Mi इस सर्कल में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी इसका टेंजेंशनल कंपोनेंट होगा जिसको यहाँ पे Vi कहा गया है। यानी कि अगर ये पूरी रिजिड बॉडी एक एक्सिस के गिर्द फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ मूव करेगी तो उसका जो मैस का वेलोसिटी कंपोनेंट होगा उसकी डायरेक्शन टेंजेंशनल होगी और उसको यहाँ पे Vi कहा गया है। और फिगर के अंदर से आप देख सकते हैं कि अगर ये Vi है तो ये वाला कंपोनेंट इसको Vi प्राइम कह दीजिए और यहाँ से ये वाला कंपोनेंट आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वही कंपोनेंट है जो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है। जस्ट ये एक शिफ्ट है यहाँ से यहाँ पे। हम देख चुके हैं पहले भी कि एक वेक्टर स्पेस में अगर एक जगह पे पड़ा हुआ है तो उसका सेम वेक्टर अगर स्पेस में दूसरी जगह पे सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ पड़ा हुआ हो तो हम ये कह सकते हैं कि A इज़ इक्वल टू B, यानी कि ये दोनों वेक्टर्स एक्चुअली एक ही हैं। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन सेम है तो ये कंपोनेंट वेलोसिटी का आएगा V सेंटर ऑफ मास। आप वेलोसिटी एडिशन रूल से देख सकते हैं कि Vi इक्वल होगा Vi प्राइम प्लस VCM के, जो कि यहाँ पे ये लिखा गया है कि Vi यानी कि वेलोसिटी ऑफ द ith कंपोनेंट ऑफ मास इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जो कि ये है, प्लस Vi प्राइम, जो कि यहाँ पे हमने एक ये कंपोनेंट लिया है। अब आप देख सकते हैं कि अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन इस छोटे से मैस के लिए, यानी कि सिर्फ इस मैस के लिए मेरे पास काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या आएगा, उसको मैं लिखूंगा KI, मैं लिखूंगा हाफ ऑफ Mi यानी कि मैस इस छोटे से कंपोनेंट का और Vi इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर Vi स्क्वायर लिखा गया है तो इट मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब चूंकि Vi एक वेक्टर से यहाँ पे आपने मैग्नीट्यूड बनाया है तो आप लिख सकते हैं Vi डॉट Vi, ये आपके पास आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ Vi, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आपके पास क्या आ जाएगा कॉज ऑफ 0, बिकॉज अगर मैं दोनों का सेल्फ प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो दोनों की डायरेक्शन सेम है तो कॉज ऑफ 0 आएगा, तो ये सिंपल आ जाएगा Vi स्क्वायर। इट मीन्स कि मैं Vi स्क्वायर को लिख सकता हूँ Vi डॉट Vi यानी कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ Vi डॉट Vi, जो कि इस कैलकुलेशन में ये लिखा गया है। अब चूंकि मेरे पास Vi का रिलेशन ऑलरेडी मौजूद है जो कि यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो आप ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए जो कि सेम है। एक्चुअली यहाँ पे Vi की वैल्यू थी आपके पास VCM प्लस Vi प्राइम, ये सारे वेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले आपने
वी आई की वैल्यू पुट की वी सी एम प्लस वी आई प्राइम डॉट वी सी एम प्लस वी आई प्राइम। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ आप यूज़ करेंगे कि पहला डॉट प्रोडक्ट यानी कि इसको जब इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा वी सी एम डॉट वी सी एम, जो कि ये टर्म है। फिर इस वेक्टर का आप इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास आ जाएगा वी सी एम डॉट वी आई। इसी तरीके से अगर आप इस वेक्टर का इसके साथ मैग्नीट्यूड लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, तो आपके पास आ जाएगा वी आई प्राइम डॉट वी सी एम। अब चूंकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूट करता है, डॉट प्रोडक्ट के कम्यूट होने का मतलब ये है कि ए डॉट बी ये बी डॉट ए के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं वी सी एम डॉट वी आई। तो ये दोनों टर्म्स सेम हो गई हैं, तो इस वजह से ये 2 VCM डॉट वी आई लिखा गया है। और फाइनली इसका डॉट प्रोडक्ट जब आप इसके साथ लेंगे तो लिखा जाएगा वी आई प्राइम डॉट वी आई प्राइम। अब VCM डॉट VCM इस तरीके से लिखा जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ VCM कॉज ऑफ ज़ीरो, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये सिंपल VCM स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ये टर्म लिखी गई है। इसी तरीके से इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है तो हमने एज इट इज़ इनको लिखा है, इन दोनों की डायरेक्शन अगेन सेम है तो ये वी आई प्राइम स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि फाइनली आपके पास रिलेशन रिड्यूस होके ये आ गया है। और ये रिलेशन किस चीज़ का है? ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith कंपोनेंट ऑफ मैस m। जस्ट सिर्फ मैस के एक कंपोनेंट की काइनेटिक एनर्जी आई है आपके पास। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आपके पास ये एक रिजिड बॉडी है, इसका अगर हमने एक कंपोनेंट को रिजॉल्व करके काइनेटिक एनर्जी निकाली है, अगर मुझे इस तरह की तमाम मैसेज का पता हो जो कि इसी के मैग्नीट्यूड के हों, तो मैं किस तरह से लिखूंगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड मैस प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्ड मैस अप टू सो ऑन। यानी कि इस पूरी रिजिड बॉडी के अंदर जितने भी मैस एलिमेंट्स हैं उन सब की काइनेटिक एनर्जी में ऐड करूंगा तो मेरे पास इस पूरी रिजिड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसी तरीके से एग्जैक्टली देखिए कि अगर ये के आई या एक एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी है तो मैं इसके ऊपर अगर आप समीशन लगा दूंगा, यानी कि मैं तमाम काइनेटिक एनर्जी इस तरह की ऐड कर दूंगा तो मेरे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो अभी हमने देखा कि हमने एक रिजिड बॉडी ली, उसको हमने इसके छोटे छोटे मैसेज में डिवाइड किया और मैंने एक मैस की टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखी, यानी कि उस मैस की मैंने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की टर्म मैंने निकालनी है यहाँ पे। तो जस्ट मैंने वी आई का स्क्वायर लिया है यहाँ पे और वेलोसिटी कंपोनेंट्स डाले हैं। अब जैसा कि मैंने अगर एक कंपोनेंट की वेलोसिटी निकाल ली है तो बाकी कंपोनेंट की वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा कि जस्ट इसी तरह के तमाम मैसेज को अज्यूम करके, यानी कि मैं ये अज्यूम करूँगा कि जिस तरह से एक मैस है बाकी मैसेज भी एग्जैक्टली इसी तरीके से मूव करेंगे। मैं जस्ट इन तमाम मैसेज की काइनेटिक एनर्जीज को ऐड करूँगा, तो उसके लिए मुझे एक समीशन इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो आइए वो रिलेशन देखते हैं। उसी रिलेशन के ऊपर अगर आप समीशन अप्लाई कर दें तो हो क्या रहा है कि अब ये एक टोटल काइनेटिक एनर्जी है ऑफ रिजिड बॉडी। तो ये एक टोटल काइनेटिक एनर्जी है उस रिजिड बॉडी की जो कि हमने ऊपर देखी थी। अब आप इसको गौर से देखिए तो समीशन सिर्फ फ्री इंडेक्स के ऊपर आएगा, यहाँ पे समीशन तीनों के ऊपर लगाया गया है। जब ये समीशन अंदर अप्लाई होगा तो VCM एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये बाहर आ जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी VCM एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, ये बाहर आ जाएगी। तो आपका समीशन यहाँ पे MI के ऊपर रह जाएगा, ये आपका समीशन MI VI प्राइम पे रह जाएगा और ये समीशन जस्ट आपका MI पे अप्लाई होगा। तो अब इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो पहली टर्म इसके अंदर ये बता रही है कि समीशन ऑफ MI का ये मतलब है कि तमाम छोटे छोटे मैसेज का सम, तो वो बेसिकली कंप्लीट मैस हो जाएगा रिजिड बॉडी का। तो उसको कैपिटल M कह देते हैं कि वो कंप्लीट जो आपके पास रिजिड बॉडी है उसका मैस M है। इसी तरीके से इसके अंदर अगर आप सेकंड टर्म देखें तो ये लिखा है VCM डॉट VI प्राइम। ये टर्म आपके पास
ज़ीरो आएगी। इसकी रीज़न ये है कि ये बेसिकली आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, इसका डॉट प्रोडक्ट आ रहा है वी आई प्राइम के साथ समेशन ऑफ आई एम आई। इट मीन्स कि ये आपके पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है इसके अपने एक्सिस के गिर्द, जो कि यहाँ पे बाय डेफिनेशन ज़ीरो होगी। इसी तरीके से अगर आप थर्ड टर्म को देखें तो ये आपको दे देगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे इसको लिखा गया है आई सेंटर ऑफ मास और ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज आपको यहाँ पे गिवन था कि आपकी जो रिजिड बॉडी है वो एक फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ मूव कर रही है। सो अभी हमने देखा कि एक रिजिड बॉडी अगर किसी एक्सिस के गिर्द मूव कर रही हो तो किस तरीके से उसकी काइनेटिक एनर्जी को एक्सप्लेन किया जा सकता है, और हमने एक रिलेशन निकाल लिया काइनेटिक एनर्जी का कि जिसके रिलेशन में पहली टर्म आ रही है आपके पास ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और दूसरी टर्म आ रही है रोटेशन अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास। तो आइए अब हम एक देखते हैं कि कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है या रोल कर रही है तो उसके अंदर ये एनर्जीज किस तरीके से एक्सप्लेन होंगी। फॉर एग्जांपल एक रिजिड ऑब्जेक्ट है जो कि किसी सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है, यानी कि रोल कर रहा है लेकिन स्लिप नहीं कर रहा, तो उस केस में रोटेशन और ट्रांसलेशन कैसे किस तरीके से एक्सप्लेन होगी। तो आइए उसको देखते हैं कि सबसे पहले कि अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन देखें तो आपके पास ये जो रिजिड ऑब्जेक्ट है ये अगर इस तरीके से आगे की तरफ मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसके अंदर मौजूद हर मास वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी कि इसका सेंटर ऑफ मास उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ये होगी, बाकी मैसेस के तमाम पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन इसी जगह पे होगी इन द केस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन जब हम रोटेशन की बात करते हैं तो एक बात तो तय है कि रोटेशन इसके सेंटर ऑफ मास के गिर्द हो रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं होगा एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास के ऊपर। अब चूंकि ये रोटेट कर रही है इस डायरेक्शन में इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर यानी कि यहाँ से ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी टेंजेंशनल होती है, चूंकि इसका कंपोनेंट ये आया, इसी तरीके से इस पॉइंट के ऊपर कंपोनेंट ये आ गया, इसी तरीके से कंपोनेंट यहाँ पे आ गया और ये कंपोनेंट यहाँ पे आ गया। अब चूंकि ये कंडीशन है कि ये बॉडी सिर्फ रोल कर रही है, स्लिप नहीं कर रही, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आ रहा है वेलोसिटी का उसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इसके इक्वल होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ। तो जिस टाइम पे आप इन दोनों कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट जब इसके साथ ऐड होगा इस डायरेक्शन में तो ये 2 का फैक्टर दे देगा साथ, एक जस्ट वेलोसिटी डबल हो जाएगी। इसी तरीके से सेंटर के ऊपर आप देखिए तो ये वेलोसिटी 0 है, ये VCM है, तो यहाँ पे वेलोसिटी VCM रहेगी। अब अगर आप एक ये वेक्टर देख रहे हैं और एक ये वेक्टर देख रहे हैं, यानी कि आप 2 ऐसे वेक्टर ऐड कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उसके सेंटर में से जाएगा जो कि एंगल 45 बना रहा है यहाँ पे। और इसी तरीके से इसको देखिए तो ये नीचे की तरफ एंगल 45 बनाएगा, और फाइनली इन 2 वेलोसिटीज़ को आप ऐड करें तो आपके पास वेलोसिटी 0 आएगी। इसका ये मतलब है कि अगर कोई भी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर सिर्फ रोल हो रही है और वो स्लिप नहीं हो रही, तो हर इंस्टेंट के ऊपर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर उसकी वेलोसिटी 0 होगी, यानी कि पूरी रोटेशन के गिर्द उसकी पूरी मोशन के अराउंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 होगी। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से अगर कोई रिजिड बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रोल कर रही है तो हम उसके अंदर से ट्रांसलेशनल और काइनेटिक मोशन उसकी देख सकते हैं, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन देख सकते हैं। अब हम एक कंडीशन इसके अंदर मैथमेटिकली रखेंगे कि उस कंडीशन के तहत आपकी बॉडी सिर्फ रोल करेगी और स्लिप नहीं करेगी। तो आइए उसके लिए एक स्लाइड देखते हैं। ये सेम एग्जांपल है, उसके अंदर अगर आपके पास ये जो व्हील है या रिजिड बॉडी है इसका रेडियस r है, ये परफेक्ट सर्कल है, और ये एक सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी VCM के साथ मूव कर रहा है, इसको यहाँ पे VCM लिखा गया है। तो आपके पास सेंटर ऑफ मास अगर r ओमेगा के इक्वल आए, और ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये रोटेट कर रहा है यूं करके, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अगर VCM r ओमेगा के इक्वल होगा तो इस कंडीशन में आपके पास बॉडी सिर्फ रोल करेगी और स्लिप नहीं करेगी। सो अभी हमने कंडीशन देखी जिस कंडीशन के तहत एक व्हील या फिर कोई रिजिड बॉडी सिर्फ एक सरफेस के ऊपर रोल करेगी और स्लिप नहीं करेगी। तो इसी कॉन्सेप्ट को, यानी कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जिसके अंदर ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन आ रही है, उसको हम एक फिजिकल एग्जांपल के ऊपर अप्लाई करते हैं।
तो आइए वो एग्जांपल देखते हैं। स्पीड ऑफ ए प्रिमिटिव यो-यो। You make a primitive yo-yo by wrapping a massless string around a solid cylinder with mass m and radius r. You hold the free end of the string stationary and release the cylinder from the rest. The string unwinds but does not slip or stretch as the cylinder descends and rotates. Using energy consideration, find the speed of center of mass of cylinder after it descends a distance h. ये एक सिंपल एग्जांपल है जिसके अंदर कहा गया है कि आपने एक स्ट्रिंग के साथ एक सिलेंडर को बांधा हुआ है, यानी कि स्ट्रिंग उसके गिर्द रैप की हुई है और इनिशियली वो रेस्ट के ऊपर है। तो जैसे ही आपने उसको छोड़ा, उसके अंदर एक तो ट्रांसलेशनल मोशन आई, यानी कि वो नीचे की तरफ मूव किया, और दूसरा उसके अंदर एक रोटेशन आई क्योंकि वो मूव इस तरीके से किया है, यानी कि वो रोटेट करता हुआ नीचे आया है, यानी इसके अंदर दोनों मोशंस हैं। तो हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो ये है कि आपने स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर आफ्टर इट हैज़ डिसेंडेड द डिस्टेंस h, जब ये एक डिस्टेंस h ट्रेवल कर लेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ ऑफ m सेंटर ऑफ मास स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ i ओमेगा स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि मुझे जस्ट इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले हाफ ऑफ एम वी सी एम स्क्वायर एज इट इज़ लिखा गया है, उसके बाद हाफ ऑफ आई यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सिलेंडर के लिए आपके पास होता है 1/2 एम आर स्क्वायर, अगर उसका मैस एम है और उसका रेडियस आर है, तो जो कि ये लिखा गया है, और इसके बाद ओमेगा सी एम लिखा गया है। अब चूंकि ये रोल कर रहा है तो आपको पता है कि आपके पास कंडीशन क्या होती है, वी सी एम इज इक्वल टू आर ओमेगा सी एम। अगर आप यहाँ से ओमेगा निकालना चाहें तो आपके पास क्या आ जाएगा, वी सी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर, जो कि ये लिखा गया है इसके स्क्वायर के साथ। यहाँ से एक आर इस आर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास टर्म आ जाएगी 1/2 हाफ एम वी सी एम स्क्वायर प्लस 1/4 हाफ एम 1/4 एम वी सी एम स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी 3/4 एम वी सी एम स्क्वायर। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/2 इंटू एम वी सी एम स्क्वायर, यानी कि ये 3/4 बनता है, तो मैंने इसको लिख दिया 3/2 इंटू 1/2 हाफ एम वी सी एम स्क्वायर। अगर इस फैक्टर को गौर से देखिए तो ये बेसिकली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है सेंटर ऑफ मास की। तो इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी इज 1 इंटू 1/2, यानी कि 3/2 टाइम्स है दैट इट वुड बी इफ योजो वर फॉलिंग एट द स्पीड वी सी एम विदाउट रोटेटिंग, यानी कि सिंपल ये ट्रांसलेशनल मोशन है ये, और ये 3/2 हाफ है इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी का। इसी तरीके से 2/3 ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसलेशनल एंड 1/3 इज रोटेशनल यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब चूंकि हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है कि एक हाइट h तक पहुंचते हुए उसके पास वेलोसिटी क्या होगी, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए। इनिशियली जब ये इस पॉइंट के ऊपर था, एक हाइट h के ऊपर था, तो इसके ऊपर टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, वो 0 थी क्योंकि ये इसकी कोई मूवमेंट नहीं थी। पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, अगर ये हाइट यहाँ पे 0 है और इतनी हाइट इसकी h है तो ये mgh आ गया, और फाइनल पॉइंट के ऊपर यानी कि इस पॉइंट के ऊपर आप देखिए तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है क्योंकि हाइट 0 है, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितनी आई है टोटल, वो ये है K2 यानी कि 3/4 एम वी सी एम स्क्वायर। यहाँ से आप m को कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा GH इज इक्वल टू 3/4 वी सी एम, और वी सी एम आपके पास आ जाएगा 4/3 GH स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास वी सी एम आ जाएगा 4/3 GH, यानी कि ये वो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की जो कि एक हाइट h कवर करने के बाद आपके पास आई है। सो अभी हमने एक एग्जांपल देखी जिसके अंदर हमने देखा कि एक बॉडी अगर रोटेट कर रही है और वो एक हाइट से दूसरी हाइट तक आ रही है तो उसके पास एक फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, किस तरीके से हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा के और फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लगा के उसकी फाइनल वेलोसिटी किसी एक फिक्स्ड हाइट के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अपने रिसोर्स पर्सन अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।